और कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर अपन चर्चा करेंगे। विषय है धारा 138 एनआई। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जो आज मैं डिस्कस करूंगा, वो है धारा 319 सीआरपीसी। अब ये धारा 319 सीआरपीसी क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे स्टोरी, फिर करना क्या है ये फिर अपन समझेंगे। पर नटशेल में जब आप इस केस को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ा धोखा हो गया परिवादी के साथ में। एक हमारे मोहल्ले में भी हमारा दोस्त था, वो कहता था हमारे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया। मैंने कहा भाई कई धोखे हो गए हो? बोले जिससे प्यार करा वो किसी और की हो गई हो इसलिए हमारे साथ धोखा हो गया। तो ऐसे धोखे जो हैं 138 में भी हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? अब केस किया परिवादी ने, उसको लग रहा है कि आरोपी के विरुद्ध मैं सख्त और कड़ी और कड़क कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब वो तो हो नहीं पाया। मालूम पड़ा बाद में कि वो चेक ही नहीं है उसका, वो चेक तो किसी और का है। अब उसको लगा भाई उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, पर कानून कहता है कि नहीं, ये हो नहीं सकता। तो कैसे जाने इस स्थिति के बारे में? इसके लिए कानून को आज पढ़ना होगा। तो नोट डाउन करो शांति के साथ। सबसे पहले नोट डाउन करो धारा 319 सीआरपीसी, इस पर चर्चा करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कानूनी प्रावधान? ऐसा होता है कई बार फाइल पर साक्ष्य है, पर उसके बाद भी आरोपी को पक्षकार नहीं बनाया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसे एज एन अक्यूज्ड प्रोसीडिंग में ज्वाइन करा सकता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट 319 सीआरपीसी का? अब आते हैं स्टोरी पे। क्या हुआ केस में? एक परिवाद दाखिल होता है धारा 138 एनआई के तहत। कंप्लेंट जो है फाइल होता है अगेंस्ट द फर्म एंड द प्रोप्राइटर। यहां एक बात नोट कीजिएगा कि जो कंसर्न फर्म है ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इसलिए मैंने जो पार्टनर है उसका जो दर्जा है वो क्या लिखा है या क्या नोट करवाया आप सबको? प्रोप्राइटर। क्लियर हो गया? कहना यह था परिवादी का कि हमसे पैसा लिया, और जब पैसा ले लिया, हमने पैसा दे दिया तो उसको चुकाया नहीं। हमने तकाजा किया तो हमको चेक दे गया अगला। हमने चेक को लगाया, चेक जो है बाउंस हो गया, और अल्टीमेटली हमें केस फाइल करना पड़ा। यहां पर जो कंसर्न आरोपी था जब अपीयर होता है तो उसका कहना यह था कि हम तो गलत ही इस केस में बन गए आरोपी। सही बात तो यह है कि हमारा भाई जो है पक्षकार है और वही बनना चाहिए था। क्या तर्क दिया आरोपी ने कि जो ये चेक है उस पर हमारा लायबिलिटी कब बनेगा? धारा 138 एनआई एक्ट में, कि जब हमने चेक को साइन किया। और खासकर तब ये स्थिति महत्वपूर्ण है कि वो चेक हमारे अकाउंट को, अरे ना तो चेक हमारे अकाउंट का, ना हमने चेक को साइन किया, चेक तो हमारे भैया का है और हमारा भैया जो है चेक को साइन किए हैं। तो ऐसी स्थिति में किसको पक्षकार बनाना था? हमारे भैया को। हमें को पक्षकार बना दिया। अब जब ये बात जानकारी में आई परिवादी के तो उसके तोते उड़ गए। तुरंत ही उसने लगा दी एप्लीकेशन धारा 319 सीआरपीसी में। देखो साहब, जो आरोपी है वो साफ कह रहा है कि मैं तो आरोपी नहीं हूं, मेरा भाई बनना चाहिए था आरोपी, क्योंकि चेक उसका है, खाता उसका है, साइन भी उसके हैं, तो उसको पार्टी बनाना चाहिए था। अल्टीमेटली इस एप्लीकेशन में सुनवाई करी कोर्ट ने और पक्षकार बना दिया कंसर्न भाई साहब को, और एज एन अक्यूज नंबर 2 वो पिक्चर में आ गए। अब उन्होंने जो है चैलेंज कर दिया इस प्रोसीडिंग को, ये कहते हुए कि इस केस में अगर मुझे आरोपी बना भी दिया गया धारा 319 सीआरपीसी में, तब भी ये केस किसी भी रूप में चलने योग्य नहीं। उनका कहना यह है कि धारा 138 एनआई एक्ट के लिए अगर केस दाखिल करना है किसी व्यक्ति विशेष पे, तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि अकाउंट भी हो, चेक भी जारी हुआ हो, सिग्नेचर भी हो, पर इसके साथ साथ नोटिस भी दिया गया हो, नोटिस सर्व भी हो गया हो, और नोटिस सर्विस के 15 दिवस के भीतर भीतर पेमेंट नहीं किया गया। 138 का क्लॉज नंबर बी काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट कर लो। क्योंकि इस केस में नोटिस नहीं दिया गया तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में दोनों भाई बच के निकल गए। तो यह नहीं कि करण अर्जुन ही बच के निकलते, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तकनीकी रूप से गेम को चलाएं तो भी बच के निकल सकते हैं, और वर्तमान केस इसका जीवित उदाहरण है। कई बार लोग करते हैं चेक के मामलों में कि हूबहू नाम का व्यक्ति ढूंढ लिया, उसका खाता खुलवा दिया,
और अल्टीमेटली उससे चेक लेकर के किसी और को दे दिए। अब लगेगा क्या वादी को या परिवादी को कि जिसने चेक दिया है ये चेक उसी का होगा, अकाउंट भी इसी का होगा, साइन भी उसी के होंगे, वो वेरीफाई नहीं करता है। जबकि मालूम क्या पड़ता है कि अकाउंट भी किसी और का है, ये चेक भी किसी और का है और ये साइन भी किसी और के है, और अल्टीमेटली परिवादी को तकनीकी बिंदु पे हार का सामना करना पड़ता है। और कहते भी ना कि ये वो स्थिति है जहां माल भी गया और माजना भी, दोनों जो है निकल गए बाहर और प्रोसीडिंग को जो है क्वैश कर दिया कोर्ट ने। अक्यूज नंबर 1 क्यों निकला? वो कहता है मेरा चेक नहीं है, बात तो सही है। और अक्यूज नंबर 2 क्यों निकला? वो कहता है कि 138 सब क्लॉज बी एनाइट का कंप्लाइंस नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में चेक का मामला चलने योग्य नहीं है। अब आइए जजमेंट के नाम पे, कहां हुआ ये मामला तय? मामला तय करा है कर्नाटक हाईकोर्ट ने। जजमेंट है शाबिर बनाम श्रीमती रिजवाना और जजमेंट है दिनांक 16/4/25 का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको विषय पे एनलाइटन किया। ऐसे ही विषय के लिए जुड़े रहे चैनल से। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।